हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम स्टार्ट करें क्लास 12 की 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का वन शॉट वीडियो जरूर से देख ले, क्योंकि आपके एक ही वीडियो में सारे के सारे कंसेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। और आज हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 और एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6। और आपको भी मेरे साथ सभी क्वेश्चंस नोटबुक और पेन लेकर सोल्व करने हैं। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चंस के साथ हम कंसेप्ट भी रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहां पर जो ये एंगल गिवन है 90 डिग्री बना रहा है एक्स के साथ, है ना, और 135 डिग्री बना रहा है वाई एक्सिस के साथ और 45 डिग्री बना रहा है जेड एक्सिस के साथ। जो ये एंगल्स हैं इनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। तो अल्फा हो गया 90 डिग्री, तो जो एक्स एक्सिस के साथ लाइन एंगल बनाता है वो होता है अल्फा। और अगर बीटा लिखना हो तो वो किसके साथ होगा? वाई एक्सिस के साथ। और जेड एक्सिस के साथ हो जाएगा हमारा गामा। तो ये आ गए हमारे डायरेक्शन एंगल्स। चलिए मैं लिख देता हूं डायरेक्शन एंगल्स, और इनको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं DA, और S लगा दो तो डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर आप इन्हीं एंगल्स में कोस लगा दो तो आपके वो आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस 3 आएंगे, जैसे यहाँ पर अल्फा बीटा गामा 3 एंगल्स है, तो वैसे ही डायरेक्शन कोसाइंस भी 3 आएंगे। उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं LMN से, ठीक है। तो स्मॉल l कितना हो जाएगा? कोस अल्फा, ठीक है। मैंने बताया कि अगर आप इसी एंगल में कोस इंप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो, तो वही आ जाएगा आपका डायरेक्शन कोसाइन। तो कोस अल्फा कितना आ जाएगा? कोस 90, और कोस 90 कितना होता है? 0, ठीक है। कितना सिंपल था। ऐसे ही आपको m कैलकुलेट करना है, LMN मैंने बताया। तो m क्या होगा? कोस बीटा। तो कोस बीटा, और कोस बीटा कितना गिवन है? 135 डिग्री। तो ये तो हमारे पास टेबल में रहता नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके हम सीख लेंगे कैसे करते हैं। तो कोस कितना आ जाएगा? 90 प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? है ना, लिख सकते हैं। तो 90 प्लस 45 135, और आपको पता होगा कोस 90 प्लस थीटा कितना होता है? अब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और 90 के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट मीन्स कोस हो जाएगा साइन में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जिसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसका हमें देखना है, जिसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है साइन में उसको नहीं देखना है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ठीक है। तो जो आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट है 135 डिग्री कहीं यहां पर आ जाएगा, ठीक है, और 90 पे होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका जो m है वो आ जाएगा, कोस बदल जाएगा साइन में, ठीक है, 90 प्लस, और जो थीटा है 45 डिग्री, और कोस होता है नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए माइनस साइन। तो यहां से साइन 45 कितना हो जाएगा? -1/√2। तो हमारा m भी आ गया है। अब फाइनल हमारा है n, ठीक है, LMN। तो n आ जाएगा यहां से क्या? कोस अप्लाई करना है 45 पे, क्योंकि 45 मतलब यहां पर गामा है ना, तो n होगा कोस गामा, तो कोस 45, तो n आ जाएगा यहां से 1/√2। सिंपल है। तो हमारे पास L भी आ गया है, M भी आ गया है, और N भी आ गया है। तो हमें लिखना है डायरेक्शन कोसाइंस, तो उसको मैं DCS से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। शॉर्ट में ऐसी प्रैक्टिस में DC मीन्स डायरेक्शन कोसाइन, और S लगाते हैं, बहुत सारे कोसाइंस मीन्स 3 होते हैं LMN, तो इसलिए S भी लगा देते हैं, ठीक है। तो DC हो जाएगा क्या क्या? L लिख देते हैं सबसे पहले, तो 0, कोमा M कितना आया? -1/√2, ठीक है। N कितना आया? 1/√2। तो ये हो गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस।
बस इतना ही करना था, कुछ नहीं करना है। जो डायरेक्शन एंगल्स है उसी में आपको कोस अप्लाई करना है, LMN आ जाएगा, वही आपके डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहां पर भी हमें डायरेक्शन कोसाइन ही फाइंड आउट करना है, और यहां पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है इक्वल एंगल बना रहा है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ भी सेम एंगल, वाई एक्सिस के साथ भी सेम एंगल, और जेड एक्सिस के साथ भी सेम एंगल। तो हमारे पास जो एंगल्स है जो मैंने बताया था डायरेक्शन एंगल्स, वो क्या क्या होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, मैंने बताया था कि ये होते हैं हमारे डायरेक्शन एंगल्स जो एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ बन रहे होते हैं, और यहां पर गिवन है कि ये इक्वल एंगल्स है। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। ऑलराइट, ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इसमें से हम कोई भी एक एंगल हमेशा यूज कर सकते हैं। अब जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमने बताया था कि L, M और N हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अब आपको यहां पर एक प्रॉपर्टी याद रखनी है डायरेक्शन कोसाइंस की, हमेशा एप्लीकेबल हो सकती है, वो होती है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट चीजें बता रहा हूं। अगर आपको डिटेल में जानना है कि ये क्यों आया, ठीक है, तो उसके लिए आप जरूर से वन शॉट वीडियो देख लें, ताकि सारे के सारे कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर। चलिए, अब यहां पर हमें पता है कि जो L है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो सभी का स्क्वायर लेके ऐड करना है, और वो कितना आएगा 1। और आप लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया था डायरेक्शन कोसाइंस आए थे, उस पर भी आप अगर ये वेरीफाई करेंगे तो आप पाएंगे कि वो 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब क्या करना है, अब देखो हमारे पास L क्या होता है, L होता है कोस अल्फा, है ना, बताया था। अब जो M होगा वो भी कितना होगा, कोस, वो कितना होता है, बीटा। लेकिन यहां पर अल्फा बीटा गामा सेम ही है सब कुछ, तो यहां पर भी मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये भी कोस अल्फा ही है, और जो N है वो भी कितना होगा, कोस अल्फा, क्योंकि सेम ही एंगल से सारे के सारे, तो मैं कोई भी एक एंगल यूज कर सकता हूं। ठीक है, और ऐसा भी कर सकते हो कि इनको एंगल मान लेते हैं थीटा, है ना, ये थीटा के इक्वल है, तो यहां पर आप लिख सकते हो कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा, एक ही बात है। बीटा भी यूज कर सकते हैं, बट जो मेन बात है वो ये है कि इन तीनों चीजों को हम जो भी वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। चलिए करते हैं, एल की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फा, और एल स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर अल्फा, एम स्क्वायर है तो यहाँ पर भी कोस स्क्वायर अल्फा, सिमिलरली एन स्क्वायर है तो यहाँ पर भी कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं सेम क्वांटिटीज है, 3 टाइम्स एडिड है, तो इसलिए ये हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। अब हमें कोस अल्फा निकालना है, अगर कोस अल्फा आ गया तो L, M, N सेम ही आएंगे, वो भी तो आ जाएंगे तीनों चीजें, है ना। तो कोस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, 1/3, है ना, 3 से डिवाइड कर देंगे, और कोस अल्फा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस उधर जो रूट जाएगा ना, क्योंकि कोस स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो हमारे पास कोस अल्फा आ गया है प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। था ना आसान। तो हमारे जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या आ गए हैं, LMN, तीनों वैल्यूज आ गई, तो ये आ गया है प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनका जो स्क्वायर करके ऐड करेंगे वो हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी हम आगे बहुत बार यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करने के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशोज -18, 12 और -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहां पर हमें डायरेक्शन रेशोज से डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले हमने डिफरेंट वेज में डायरेक्शन कोसाइन को कैलकुलेट किया था, तो जैसे हम डायरेक्शन कोसाइन को LMN से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही एक टर्म है डायरेक्शन रेशियोज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ना, लाइंस के लिए। तो यहां पर हम इनको डिनोट करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूं, DRS लिखता हूं मैं, तो
है ना, जल्दी से लिखा जाता है। तो डायरेक्शन रेशोज हो गए। और अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं a इक्वल्स टू -18, b इक्वल्स टू 12 और c इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डायरेक्शन रेशोज। ए बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं जनरली। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि डायरेक्शन कोसाइन को कैसे निकालते हैं जब डायरेक्शन रेशोज गिवन हो। तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कि आपको करना है a अपॉन फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड कैसे निकलेगा, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और c अपॉन रूट के अंदर सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी नंबर से अगर और आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो वो कैसे निकलता है। अब अगर आप देखो, हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी LMN के टर्म्स में क्या होती थी डायरेक्शन कोसाइन के लिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये एक कंडीशन होती है जो सेटिस्फाई करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पर भी देखो, ये हमारा L है, ये हमारा M है, ये हमारा N है। तो अगर इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे ना आप, तो बिल्कुल अगर आप इनको ऐड करके देखेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस के जो नंबर्स हैं उनको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं ताकि स्क्वायर करके अगर ऐड करें तो वो 1 ही आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो रूट में है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि डायरेक्टली हम यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, बार बार हमें लिखना ना पड़े। तो a कितना है हमारा -18, तो -18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर मीन्स 144, सी स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर तो 16। तो रूट के अंदर कितना आ गया है देख लेते हैं, 6 4 10 4 14, 1 कैरी 1 2 6 8। ठीक है, और 3 1 4, तो 484 रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा आपका 22। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 484 इज 22। तो ये टर्म हमारा आ गया है। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्टली जल्दी से कैलकुलेट कर लेने हैं। तो a क्या है -18 और ये रूट के अंदर जो है वो टर्म कितना है 22। सिमिलरली m कैसे आएगा 12 अपॉन 22, n कैसे आएगा -4 अपॉन 22। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, -9 अपॉन 11 एंड यहाँ पर 6 अपॉन 11 और ये आ जाएगा -2 अपॉन 11। तो ये हो गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, और ये थे हमारे डायरेक्शन रेशोज। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी कोई भी नंबर होगा अगर उसको आप रूट से उसके है ना इस टर्म से डिवाइड करेंगे ना तो डायरेक्शन कोसाइन आपका सेम ही रहेगा सेम लाइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इन दोनों के बारे में कि किसी भी एक लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइन जो है ना, फॉर एनी लाइन, किसी भी लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइन जो है आर फिक्स्ड। ठीक है, तो हमेशा वो फिक्स्ड नंबर होते हैं। ठीक है, कभी चेंज नहीं होंगे। और उसी लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज जो है कैन वेरी या कैन बी डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर जो डायरेक्शन कोसाइन है ना, अगर इसमें जो LMN है, LMN होता है, तो ये तो है डायरेक्शन कोसाइन। अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज की बात करनी है उसी लाइन के लिए जिसके ये LMN डायरेक्शन कोसाइन है, तो हम लिख सकते हैं KL, KM और KM। ठीक है, ये K क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो यहां पर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 1 अपॉन में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर हमारे पास है तो डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना है तो किसी भी नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आप एक बात देख पा रहे होंगे कि K तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 10 20 25 है ना, और डायरेक्शन कोसाइन के करस्पॉन्डिंग हमारे बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। तो यस, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लाइन है उस लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइन तो हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज बहुत सारे हो सकते हैं सेम लाइन के लिए। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखते हुए आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। शो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 -1 -2, 1
और 5, 8, 7 आर कोलिनियर। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 3D में है, ठीक है, 2D में नहीं। जैसे स्ट्रेट लाइन में हम बोल देते कि बताओ ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कैसे करते थे, स्लोप्स निकालते थे हम, ठीक है, दो दो पॉइंट्स को लेकर उनका स्लोप निकालते थे और फिर बता देते थे कि अगर ये इक्वल हैं तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। बट 3D में हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स का हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा पॉइंट ए का नाम दे रहा हूं मैं 2, 3, 4, ठीक है, और ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है b -1 -2, 1, सिमिलरली इसको बोल देते हैं c 5, 8 और 7, ठीक है। तो किसी भी 2 पॉइंट्स को लेकर हम डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, सिंपल है। क्या आप जो ये x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है और z कोऑर्डिनेट है, तो इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट होते हैं x1, x2, x3, सॉरी x1, y1, z1, x2, y2, z2, तो उसका डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते, मैं बता देता हूं। x1, y1, z1 और x2, y2 और z2, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज आ जाता क्या, x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1, जैसे स्लोप करते थे, बट स्लोप में तो ऐसा होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बट यहाँ पर सिंपली माइनस करना है z2 माइनस z1। और जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 ही करना है, x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, वो भी करेक्ट ही होगा, ठीक है, बस वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, बट कोई बात नहीं, वो भी डायरेक्शन रेशियो ही होगा, ठीक है। तो y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं और z1 माइनस z2, बट ऐसा मत कर देना कि x2 माइनस x1 कर दिया और बाद में y1 माइनस y2 कर दिया, ठीक है, फिर से z2 माइनस z1 कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो वही कंसिस्टेंटली तीनों में करना है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, 2 माइनस -3, तो 2 माइनस -1 है ना। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं, फर्स्ट वैल्यू डायरेक्शन रेशियोज की, जिसको हम ए बोलते हैं। सिमिलरली अगर हमें सेकंड निकालना है, बी पॉइंट निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस -2, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 माइनस 1। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी कितना आ गया है, ये आ जाएगा 2 माइनस -1 3, ये आ जाएगा 5 और ये 3, ठीक है। तो ए बी का हमारे पास आ गया है। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, -1 -5, तो ये आ जाएगा -6, -2 -8, तो ये आ जाएगा -10, ठीक है, और 1 माइनस 7, तो ये आ जाएगा -6। तो ये आ गए हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोलिनियर दिखाना है ना, तो उसके लिए हमें करना होगा, इनका प्रोपोर्शनल चेक करना होगा, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी चेक किया जाए, तो क्या क्या होगा, 3 अपॉन -6 है ना, 5 अपॉन -10 और 3 अपॉन -6। तो आप देख सकते हैं कि ये हमेशा हर एक केस में कितना आ रहा है, 3 से 6 जाएगा 2 टाइम्स है ना, तो -1/2 आ रहा है हमेशा सारे के सारे केसेस में। तो हम लिख सकते हैं दैट 3 अपॉन -6 इज इक्वल टू 5 अपॉन -10 इज इक्वल टू 3 अपॉन -6 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि डायरेक्शन रेशियोज ए बी के और बी सी के, मीन्स जो ए बी है वेक्टर है ना, उसके डायरेक्शन रेशियोज और बी सी के डायरेक्शन रेशियोज जब सेम आ जाए या प्रोपोर्शनल आ जाए, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल के केस में हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी आर प्रोपोर्शनल। तो जब भी ये प्रोपोर्शनल आ जाए, जैसे यहां पर आ गया है सेम वैल्यू दे रहा है, तो तब हम बोलते हैं दैट ए बी एंड बी सी आर पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स होंगे ए बी और बी सी, ठीक है। तो आप देखो
कि जब अगर हम ए बी को ड्रॉ करें लाइक दिस, ए बी हमने कर दिया, तो सपोज ए बी हो गया ये वाला वेक्टर, और अब हमें बी सी भी ड्रॉ करना है और हमने बोला कि वो पैरेलल है, तो बी सी तो यहाँ पे नहीं आ सकता। अब हमने बताया कि जो बी सी है, बी सी में जो बी पॉइंट है वो कॉमन है ए बी में भी और बी सी में भी, तो बी सी कहीं यहाँ पर ही हो सकता है कुछ, ठीक है, क्योंकि सेम पॉइंट है बी, तो इसीलिए अब जो ए सेम लाइन में है तो उसको हम पैरेलल भी बोल ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका डायरेक्शन रेशियो सेम ही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आप देख रहे हो कि जो ए बी, और क्योंकि यहाँ पर बी कॉमन पॉइंट है ए बी और बी सी में, तो ये भी हम यहीं पर ज्वाइन कर सकते हैं। अलग से बी और सी नहीं बना सकते क्योंकि वो सेम पॉइंट होना चाहिए बी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ए बी सी एक ही लाइन में है, तो इसलिए हम बोल देंगे दैट ए बी सी आर कोलिनियर। क्यों बोल देंगे? क्योंकि जो बी पॉइंट है वो दोनों वेक्टर्स में सेम है, तो कहीं ना कहीं पे ज्वाइन करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are 3 5 -4 -1 1 2 and -5 -5 -2। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है डायरेक्शन कोसाइन। अब हमने देखा है कि जो ये वर्टिसेस हैं, है ना, चलो इनको सबसे पहले नाम दे देते हैं। तो एक हमारा एक ट्राइंगल है सपोज लाइक दिस, तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी। तो जो ए पॉइंट मैं मान रहा हूँ 3 5 -4 को, है ना, और सिमिलरली बी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं -1 और 1 और 2 को, और सी पॉइंट ये लास्ट वाला -5 -5 और -2, ठीक है। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं इनका हमें सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट कर लेना है, और फिर हमने एक क्वेश्चन में सीखा था ना कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी कितना आएगा, 3 -1, तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 5 -1 4 और -4 -2 -6, ठीक है। तो सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है ना कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को। तो 3x में से हमने x1 में से x2 घटा दिया, या ऐसा भी कर सकते थे कि -1 में से हम 3 घटा सकते थे, माइनस कर सकते थे, तो यहाँ पर माइनस आ जाते, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे माइनस साइन से रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है, सिर्फ इतना। अब हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गया है, तो डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला डायरेक्ट हमने बताया था, क्या ये हमारा ए बी सी, तो क्या होता है a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये तो l हो गया है, m के लिए क्या करेंगे b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली n के लिए c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो LMN हमारे आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो ये ए बी सी आया है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, हर बार ना लिखना पड़े, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर विच इज 16, प्लस बी भी हमारा 4 है तो 16, और सी कितना है -6, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। अब इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 6 6, तो 8 आ जाएगा, 1 कैरी 3 4 5 6, है ना। तो 68 आ गया है, इसको लिख सकते हैं हम 4 × 17, और ये लिख सकते हैं 4 को हम बाहर ले सकते हैं रूट से, कितना आएगा √4 2, तो ये आ जाएगा आपका 2√17, ठीक है। तो चलिए 2√17 हमारा आ गया है, ये जो डिनोमिनेटर में है, तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी हमें कैलकुलेट करना है, तो कितना आ जाएगा, ए है अपना 4, है ना, यहाँ पर पुट करना है 4 अपॉन, और ये रूट के अंदर अभी हमने क्या कैलकुलेट किया 2√17। चलिए ये तो हो गया हमारा L, ठीक है। अब हम M कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर भी B है 4, और रूट के अंदर जो हमने नीचे कैलकुलेट किया वो है 2√17, और अगर हम N की बात करें तो N में क्या है C अपॉन
तो c हो गया -6 और अपॉन में वही अगेन 2√17। तो चलिए 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं जिसमें भी हो रहा है। तो ये आ जाएगा 2/√17, यहाँ पर भी आ जाएगा 2/√17 और यहाँ पर आ जाएगा -3/√17। ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो गए हैं ए बी के। तो ये इस साइड के डायरेक्शन कोसाइन आए हैं। ठीक है, अभी हमें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी भी कैलकुलेट करना होगा एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए सी भी कैलकुलेट करना होगा, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप डायरेक्शन रेशोज कैलकुलेट करो बी सी के और ए सी के। ठीक है, और उन डायरेक्शन रेशोज से आप डायरेक्शन कोसाइंस इस फॉर्मूले से डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक के लिए, हर एक साइड के लिए एक LMN आएगा आपका, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं सारा का सारा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। शो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस 12/3, -3/13, -4/13। ठीक है, और 4/13, 12/13, 3/13 और थर्ड लाइन है 3/13, -4/13, 12/13। तो इसको मैं नेम दे रहा हूं L1, L2 और L3। तो ये L1, L2, L3 क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, तो जो L1 है इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है, तो इसको मैं बोल रहा हूं L1, स्मॉल L1 की बात कर रहा हूं, M1 और N1। ठीक है, हमने बताया था ना डायरेक्शन कोसाइन को LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो L1, M1, N1 और सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा L2, M2 और N2 और यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस को मैं लिख देता हूँ L3, M3 और N3। ठीक है, तो ये हमने नोटेशन लगा दी यहाँ पर। अब बताना है कि ये जो लाइंस के है ना, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, तो ये जो लाइंस है इनकी ये है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब म्यूचुअली का मीनिंग है कि दोनों को अगर एक एक बार ले ले, जैसे L1, L2 आपस में परपेंडिकुलर है ना म्यूचुअली, सिमिलरली L2, L3 आपस में परपेंडिकुलर और L1, L3 भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो जब भी दो लाइन गिवन हो विद डायरेक्शन रेशियोज उनके गिवन हो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो, L1, M1, N2, N1 और L2, M2, N2, तो जब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस हो तो उनके बीच का जो एंगल है कोस थीटा से हम कैलकुलेट करते हैं, वो होता है L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2। ठीक है, तो ये होता है कोस थीटा और इसमें आप ये भी लगा सकते हैं मोड, तो जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी और फिर उससे थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर हमें थीटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें बताना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स दोनों लाइन के बीच, सपोज एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। दैट मीन्स जो थीटा है एंगल बिटवीन टू लाइन्स वो हो गया हमारा कोस 90 इस केस के लिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाने के लिए। तो कोस 90 होता है हमारा 0, तो 0 इक्वल्स टू L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2। ठीक है, तो ये हमें शो करना है। अगर हमने इन डायरेक्शन कोसाइंस को 0 के इक्वल पुट कर दिया है ना, शो कर दिया इनका प्रोडक्ट, तो हम बोल देंगे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्योंकि 0 मीन्स कोस 90 और 90 मीन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं L1 और L2 के केस को। ऑलराइट, तो L1 और L2 के लिए जो हमारा L1, M1, N1 है ये वाली वैल्यूज हैं और L2, M2, N2 ये वाली वैल्यूज हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पर मैं कैलकुलेट कर देता हूं। तो L1, M1 प्लस L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2। चलिए देखते हैं कितना आता है। तो L1 कौन सा हमारा 12/13, तो 12/13 और L2 कितना है दूसरी लाइन का 4/13। ऑल राइट,
m1 कितना है -3/13 और m2 कितना है यहाँ पर है 12/13। n1 कितना है -4/13 और n2 कितना है वो है 3/13। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने बताया एंगल बिटवीन द लाइंस वो उस केस में बताया जब हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो। ठीक है, और जब डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो आप डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइन मत कन्वर्ट कर लग जाना कि डायरेक्शन कोसाइन करते और फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं, डायरेक्शन को रेशियो जब गिवन हो तो हम एक अलग फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, सिमिलर ही है वो। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप देखो जो डिनोमिनेटर है ये हमारा एक टर्म है ना, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है 13 × 13, तो ये हो जाएगा 169 और 12 × 4 आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा आपका 48। सिमिलरली यहाँ पर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में तो 169 और ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 3 × 12 तो 36। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी सेम 169 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -4 × 3 तो -12। ठीक है, ये माइनस आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही है, तो एलसीएम आ जाएगा 169 और न्यूमरेटर में क्या आएगा 48 -36 -12, तो -36 -12 कितना होगा -48 और प्लस का भी 48 है। दैट मीन्स जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा 0 और 0 अपॉन समथिंग 169 कुछ भी लिख दो तो वो होगा हमेशा 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये L1 L2 है ना कोस थीटा वो कितना आ गया है 0। तो वही हमने केस बताया था कि जब भी 0 आ जाएगा दैट मीन्स कोस 90 और 90 मीन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इजी था ना, बस टाइम लग रहा है क्योंकि समझाने में टाइम लगता है। तो अगर आपको ये तो किसके बीच में आया L1 एंड L2 के बीच में। ठीक है, तो 0 आ गया है दैट मीन्स हम बोल देंगे L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, समझ में आ गया ना। L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसे ही अगर हमें L2 एंड L3 का निकालना है तो सेम ही है, बस उसमें नेमिंग अलग है। L2 L3 प्लस M2 M3 N2 N3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 को 0 पुट करना होगा, ये आ जाएगा। तो हम बोल देंगे कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सिमिलरली L1 एंड L3 के लिए क्या करना होगा, वहां पर आ जाएगा L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इक्वल्स टू 0 शो करना है। 0 आ गया तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप चेक करके बताना है ना, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इतना ही करेंगे, इसके आगे आप सोल्व कर सकते हैं, दोनों चेक कर सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं। Show that the line through the points 1 -1 2 3 4 -2 is perpendicular to the line through the points 0 3 2 and 3 5 6। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लाइन्स हैं, एक तो जो इन 2 कोऑर्डिनेट से पास हो रही है और एक इन 2 कोऑर्डिनेट से पास हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट कोसाइन तो नहीं दिए हुए, डायरेक्शन कोसाइन कि हम परपेंडिकुलर बता देंगे, वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया है। बट यहाँ पर हमें पता है कि अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम डायरेक्शन रेशियोज बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपली उनका है ना डिफरेंस फाइंड आउट करना है, x1 माइनस x2 करना है या x2 माइनस x1। चलिए अब हमारे पास पता है, हमें पता है कि डायरेक्शन रेशियोज हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आएंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 दोनों लाइंस के अलग अलग। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करें वो देख लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा, इसको भी हम कोस थीटा के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी आएगा ये a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और यहां पर आएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एंगल आ गया है। अब इसमें हमें
क्या करना है, परपेंडिकुलर बताना है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होना चाहिए, थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, करेक्ट। तो थीटा इक्वल टू अगर 90 पुट कर दे तो कोस 90 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जो फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री क्या कंडीशन होनी चाहिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है। जो न्यूमरेटर है वो 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो ओवरऑल टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। कोस थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या हो जाना चाहिए, 0 के इक्वल, ऑलराइट, 90 डिग्री के लिए। लेकिन अगर हमें बताना है फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री मीन्स कि उनके बीच में कोई भी मतलब 0 डिग्री का एंगल है, दैट मीन्स वो लाइंस पैरेलल है, ठीक है। तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो हमने बताया था, एक क्वेश्चन सोल्व किया था लास्ट एक्सरसाइज में कि अगर कभी भी हमारे डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल आ जाए तो वो जो लाइंस हैं, जिस लाइन के वो है ना डायरेक्शन रेशियोज है या वेक्टर्स हैं, उनके वो हो जाएंगे पैरेलल, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, ठीक है। तो ये केसेस हमें यूज करने हैं फ्यूचर में। और जैसे L1 L2 L3 था, है ना, उसमें भी हमने A1 A2 के जगह वो लिख दिया था, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें और उसमें, तो सेम ही कंडीशंस है, ठीक है। चलिए अब इनके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं इनको नेमिंग कर देता हूँ, ये हमारा कोऑर्डिनेट A, ये B, ये C और ये D। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, सिंपली हमें डिफरेंस ले लेना है। तो यहाँ पर देखो 3 - 1 कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2, कोमा 4 - -1 तो ये आ जाएगा 5 एंड -2 कोमा -2 है ना, -2 -2 तो ये आ जाएगा -4। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या आएगा 3 - 0 3, 5 - 3 2 और 6 - 2 4। तो डायरेक्शन रेशियोज आ गए AB और CD के। तो इसको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, A1 B1 और C1, ये जो फर्स्ट लाइन है, और इसको बोल सकते हैं A2 B2 C2, ठीक है। तो अब हमें थीटा इक्वल टू 90 के लिए, परपेंडिकुलर के लिए क्या करना है, इनके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन को ऐड करके 0 पुट करना है। तो चलिए यूज कर लेते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, चेक करते हैं कितना है। तो A1 A2 अगर हम करें तो ये है 2 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस C1 कितना है -4 और C2 कितना है 4, ठीक है। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली है। तो यहाँ पर 2 3 जा हो जाएगा 6, 5 2 जा 10 और ये कितना है -4 × 4 -16। तो देखो 10 और 6 हो गया 16 और -16, तो ये आ गया है हमारा 0। क्लियर है इतना। तो अगर ये इसका इक्वल टू वैल्यू आ गया है 0 तो हम बोल देंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। बस इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, है ना। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बाद में हम सीखेंगे कि फॉर्मूला को भी इजीली कैसे यूज किया जा सकता है। आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, प्रैक्टिस के साथ याद हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेते हैं। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4 7 8 2 3 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -1 -2 1 1 2 5। तो यहाँ पर जो मैं नेम कर देता हूँ इनको पॉइंट्स को, सपोज ये A, ये B, ये C और D। तो दिया हुआ है कि जो AB से लाइन जा रही है वो पैरेलल है जो CD से जा रही है, ठीक है, CD पॉइंट से। तो यहाँ पर मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है। तो पैरेलल के लिए थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए और डायरेक्शन रेशियोज की कंडीशन क्या होती है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू होना चाहिए C1 बाई C2, ठीक है। अगर ये हम प्रोपोर्शनल दिखा देते हैं तो हम बोल देंगे कि एंगल 0 होगा और वो पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है।
तो चलिए अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होगा, सपोज ये x1 x2 सॉरी x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x1 माइनस x2 कर सकते हैं सिंपली, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, 7 माइनस 3 हो जाएगा 4 और 8 माइनस 4 हो जाएगा 4। क्लियर है। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आएगा, यहाँ से कर लो -1 और -1 है ना, x1 माइनस x2 कर लेते हैं, तो यह जाएगा -2, यहाँ पे -2 और फिर -2, तो यह जाएगा -4। सिमिलरली 1 - 5 आ जाएगा -4। तो डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं ए बी के और सी डी के। तो चलिए देखते हैं इनका a1/a2 कितना वैल्यू होगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें 2/-2 है ना, a1/a2, और सिमिलरली b1/b2 अगर हम चेक करें तो कितना आएगा 4/-4। सिमिलरली c1/c2 कितना आएगा 4/-4। ऑल राइट, तो 2/-2 कितना हो जाएगा -1, यहाँ पर भी कितना आएगा -1, यहाँ पर भी कितना आएगा -1। तो आप चेक कर सकते हैं कि सारे के सारे जो नंबर्स का रेशो आ रहा है वो आ रहा है -1, तो इसलिए हम बोल देंगे कि ये जो नंबर्स है a1/a2 b1/b2 ये सब प्रोपोर्शनल है। करेक्ट, तो प्रोपोर्शनल होने के कारण हम बोल सकते हैं, यहाँ पर आ गया -1, दैट मीन्स -1 आ गया सभी का, तो लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने और लाइन को पैरेलल दिखा देंगे अगर वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 2k। तो यहाँ पर हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब हम 2D में लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करते थे तो उसमें क्या करते थे, एक स्लोप है एक पॉइंट है, तो उसकी हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे लाइन की इक्वेशन। बट यहाँ पर क्या है, पॉइंट है एक, है ना, लेकिन ये है पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो 3D में जो जब लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो R वेक्टर होता है A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। तो इस इक्वेशन में जो R वेक्टर है वो तो जनरल वेक्टर है, जैसे xi है ना, yj और zk। ठीक है, और जो ये A वेक्टर है ये है पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर, जो पॉइंट से पास कर रहा है लाइन उसका पोजीशन वेक्टर। सपोज ये A पॉइंट है, हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो A पॉइंट है तो हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ A फाइंड आउट करना है, तो उसको लिखेंगे हम OA। ठीक है, पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में OA। ठीक है, तो जैसे सपोज ओरिजिन तो हो गया हमारा 0 0 0 और A है अपना 1 2 3। तो OA वेक्टर फाइंड आउट करने कैसे करते हैं, इसमें से इसके करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स है वो माइनस करते जाओ। जैसे 1 - 0 करना है, ठीक है, तो 1 - 0 1 हो जाएगा, और I करना है तो आयोटा सॉरी I। ठीक है, अब 2 - 0 तो ये कितना हो जाएगा 2j। सिमिलरली 3 - 0 तो ये आ जाएगा 3k। तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर आ गया है OA, इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यही क्या हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जिसके थ्रू लाइन पास कर रही है। ठीक है, तो ये आ गया है I कैप 2j कैप और 3k कैप। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और अगर हम B की बात करें तो B क्या है, जिसके पैरेलल है वो लाइन। जैसे 2D में स्लोप होता था, ठीक है, तो जो भी जिसके भी पैरेलल है वो लाइन, वो वेक्टर हमें गिवन है, तो इस वेक्टर को हम बोलेंगे B वेक्टर। क्लियर है इतना। तो इस लाइन को हम इजीली पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो R वेक्टर क्या आ जाएगा, ये लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, प्लस लैम्डा कोई भी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और B वेक्टर लिखना है, तो ये है अपना जिसके पैरेलल है लाइन 3I कैप प्लस 2j कैप माइनस
2k कैप। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन जो इस पोजीशन वेक्टर के या इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। एक तरीका और होता है कैलकुलेट करने का, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। तो यहां पर अभी हम वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट with position vector 2i minus j plus 4k and is in the direction I plus 2j minus k। ठीक है, तो यहां पर हमने बताया था कि पहले लास्ट क्वेश्चन में हमने वेक्टर फॉर्म में निकाली थी, कैलकुलेट करी थी लाइन की इक्वेशन, बट यहां पर कार्टेशियन फॉर्म में भी फाइंड आउट करनी है। तो सारा हम थोरोली चीजें देखेंगे कि कैसे लाइन की इक्वेशन लिखी जाती है। तो सबसे पहले जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं वो लिख लेते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, ये हम लास्ट क्वेश्चन में भी किए हैं। तो हमें गिवन है पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? स्मॉल ए वेक्टर। तो वो कितना है? 2i माइनस जे प्लस 4k। ठीक है, और ये कैप भी लगा दो, प्लस लैम्डा बी कितना है? इज इन द डायरेक्शन। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो दैट मीन्स इस डायरेक्शन में है तो इसके पैरेलल है वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर। तो ये आ गया है बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो ये तो आ गया है अपना लाइन का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। बट अगर इससे हमें कार्टेशियन फॉर्म कैलकुलेट करना हो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहां पर जो आर वेक्टर है इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स आई कैप है ना, जनरल एक वेक्टर है। तो वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जैसे 2D इक्वेशन में x और y यूज करते हैं तो यहां पर x y z यूज करेंगे 3D के केस में। तो ये तो हो गया हमारा r वेक्टर। अगर ये जो a वेक्टर है इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो ये आ जाएगा माइनस 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, पूरे के पूरे ब्रैकेट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया हूं। इक्वल टू में क्या बचा? लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। क्लियर है? अब देखो यहां पर जो जब हम माइनस करते हैं किसी वेक्टर्स को तो करस्पॉन्डिंग जो ये आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, उसी में ही वो माइनस होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम आई कैप के कोफिशिएंट फाइंड आउट करें लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो जाएंगे x और यहाँ पे है माइनस 2i। ठीक है, तो i हमें कॉमन लेना है तो अंदर आएगा माइनस 2, तो ये बचा आई कैप। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो ये आ जाएगा y और यहाँ पर है माइनस और माइनस जे तो प्लस जे है, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1 और जे कैप। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम k का कोफिशिएंट निकाले तो ये है अपना z और यहाँ पर है माइनस 4k है ना, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस और k कैप बाहर। तो लेफ्ट हैंड साइड का तो हो गया हमारा आई जे के। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या होगा? यहाँ पर भी आई जे के अलग लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा 2j है तो 2 लैम्डा जे कैप। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा माइनस लैम्डा के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है? जो आई के और के जे के और के कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x माइनस 2 इक्वल्स टू आई के कोफिशिएंट क्या हो गए? लैम्डा। सिमिलरली यहाँ से है y प्लस 1 इक्वल्स टू कितना है? 2 लैम्डा। सिमिलरली यहाँ पर k का कोफिशिएंट क्या है? z माइनस 4, इधर क्या है? माइनस लैम्डा। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर देखो इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं ना,
तो ये भी लैम्डा है। और यहाँ पर y प्लस 1/2 लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये भी हमारा लैम्डा है। और z माइनस 4 और यहाँ पर -1 है तो -1 इधर ले आओ, इक्वल्स टू लैम्डा। बात समझ में आ रही है? हमने कैलकुलेट किया है लैम्डा, तो लैम्डा तो हमेशा इक्वल ही रहेगा। तो ये तीनों इक्वेशंस को हम एक साथ पुट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि x माइनस 2/1 इक्वल्स टू y प्लस 1/2 इक्वल्स टू, थर्ड से क्या आ रहा है, z माइनस 4/-1, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, लैम्डा के। तो जो ये इक्वेशन है जो हमने इक्वल में लिखी है, x माइनस समथिंग अपॉन समथिंग, y माइनस समथिंग अपॉन समथिंग, है ना, तो ये जो है ये है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही करना है, और इसको डायरेक्टली कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। अगर हमें डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म लिखनी हो, किसके साथ, एक पॉइंट दिया हुआ हो और एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ हो या डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो जो पैरेलल वेक्टर होता है उसी के जो ये एलिमेंट्स है 1, 2 और -1, यही क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो अगर हमारे पास वो है, क्या है, x1, y1 और z1 है, ये क्या हुआ, पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है, और डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो सपोज a, b और c हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट b वेक्टर दिया हुआ है, तो जो भी इनके कोफिशिएंट्स है i, j और k के, वही क्या है हमारे a, b, c, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज। तो इससे डायरेक्ट लाइन लिखने के लिए क्या करते हैं हम, x माइनस x1, तो जिस पॉइंट से पास हो रही है वही, जैसे 2D में करते थे y माइनस y1, ठीक है, इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो यहां पर हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन में a, ठीक है। सेम y माइनस y1 अपॉन में b, ठीक है, इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन में c। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारी आ जाएगी कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्टली इक्वेशन, जब पॉइंट दिया हो किससे पास कर रहा है और डायरेक्शन रेशियोज या वेक्टर दिया हो उससे हम डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखो x माइनस 2 लिखा हुआ है अपॉन 1 इक्वल्स टू y प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वल्स टू z माइनस 4 -1, ठीक है। तो ये इक्वेशन है हमारी इस लाइन के थ्रू। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ठीक है, x माइनस ये क्या है, x1 है, ठीक है। तो अगर कंपेयर करें तो यहां से x1 क्या आ जाएगा 2, y1 क्या आ जाएगा -1 और z1 क्या आ जाएगा 4। समझ में आ रही है बात? और a कितना आ जाएगा 1, b कितना आ जाएगा 2 और c कितना आ जाएगा -1, ठीक है। अगर आप ये देखें तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर था उसके जो ये है कोफिशिएंट्स है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर की हेल्प से कि ये कोऑर्डिनेट, ये जो लाइन है वो 2, -1, 4 से पास कर रही है। और यहाँ पर भी हमने देखा 2, -1, 4 से ये है ना हमारी कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन आई। सिमिलरली जो हमारा ये जिस डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया है लाइन, वो उसके जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है 1, 2 और -1, तो 1, 2 और -1। समझ में आ रही है बात? तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको डायरेक्टली पॉइंट दे दिया गया, डायरेक्शन रेशियो दे दिए गए, तो ये कर लेना है सिंपली, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्टली ये दिया है और डायरेक्शन दी हुई है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, वेक्टर से कार्टेशियन में भी, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, कैसे भी कर लो, आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं। Find the Cartesian equation of the line which passes through the point -2, 4, -5 and parallel to the line given by x plus 3/3 equals to y minus 4/5 equals to z plus 8/6। तो यहाँ पर भी हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये तो क्लियर है, बट ये गिवन है कि वो इस लाइन के पैरेलल है,
ठीक है। तो हमने बताया था कि जब भी कोई दो लाइन पैरेलल हो तो जो उनके डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। और आप उनको अगर सेम भी यूज करें तो भी एक ही बात है, ठीक है। सेम डायरेक्शन रेशियो यूज करेंगे तो जो उनको डिवाइड करके आएगा a1/a2 वो 1 आ जाएगा, फिर भी हम बोलेंगे कि वो प्रोपोर्शनल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो x1, x2, x3, x1, y1 और z1 है वो तो गिवन है, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन लिखने के लिए क्या होता है कार्टेशियन इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। बस इतना लिखना है। तो x1, y1, z1 तो गिवन है, बस हमें abc चाहिए। abc कहाँ से आएंगे, बोला गया है कि इसके पैरेलल है, इस लाइन के। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या क्या है, 3, 5 और 6। तो ये जो है यही हमारे क्या हो गए, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 5 और c इक्वल्स टू 6। तो जो जिस लाइन की इक्वेशन लिखनी है वो इसके पैरेलल है, दैट मीन्स डायरेक्शन रेशियोज हम ये ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे सभी में, है ना, मैंने बोला था कि प्रोपोर्शनल होने चाहिए पैरेलल के लिए, तो अगर आप किसी कांस्टेंट k से भी मल्टीप्लाई कर दें तो भी लाइन की इक्वेशन सेम ही आएगी, ठीक है। वैसे डिफरेंट आएगी बट उसका जो सेंस है वो सेम ही रहेगा। तो इसीलिए हम डायरेक्टली सेम ही डायरेक्शन रेशियोज यूज कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस -2 अपॉन a क्या है 3, ठीक है, इक्वल्स टू y माइनस 4 अपॉन b की जगह क्या लिखेंगे 5 इक्वल्स टू z माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर z1 क्या है -5 अपॉन c है हमारा 6। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 2/3 y माइनस 4/5 और z प्लस 5/6, ठीक है। तो ये हमारी आ गई उस लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही सोल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस और उनमें यूज किए हुए सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।